Hey guys, welcome back to my channel. Today we'll study constitution. So what is constitution? Constitution is the fundamental and the organic law of nation. Fundamental means basic and organic law. ऑर्गेनिक लॉ क्या होता है? ऐसा लॉ जो कंट्री की गवर्नेंस को सेटअप करने के लिए बना होता है उसे ऑर्गेनिक लॉ बोलते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ. एंड नेक्स्ट डेफिनेशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ है, उससे ऊपर कोई लॉ नहीं है. और ऐसा कोई लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को वायलेट करता है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर चला जाता है. द डॉक्यूमेंट लेज डाउन द फ्रेमवर्क डिमार्केटिंग फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड स्ट्रक्चर प्रोसीजर पावर एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. ये क्या करता है? डिमार्केट करता है. डिमार्केट मतलब बाउंड्री सेटअप कर देना किसी चीज़ की. तो ये जो गवर्नमेंट है हमारी, उसकी पावर क्या क्या होंगी, क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या प्रोसीजर होंगे, उन सबको डिमार्केट करता है. एंड सेट्स आउट फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स. ऑफ कोर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड कुछ ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. Next important point is it is the longest written constitution of any country on earth. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अर्थ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब में जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उन सब में से ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. हमारे इंडिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है, रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन इज़ ऑफ कोर्स जो लिखा जाता है और अनरिटन जो लिखा नहीं हुआ है. जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा कहाँ हुआ है? वो कोडिफाई किया गया है एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर. और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो उसमें क्या होता है कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं होगा. ऑल्दो जिन कंट्रीज़ का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लॉ उनके भी होंगे और लिखे हुए होंगे, बट वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं लिखे हुए होंगे तो उसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं. नेक्स्ट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इनैक्टेड वन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इवॉल्व्ड वन. इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? जो हमारे इंडिया का है. हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब इनैक्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, जिसे एक पर्टिकुलर बॉडी बैठ के बनाती है और फिर इनैक्ट करती है. इवॉल्व्ड वन क्या होता है? जिसे एक पर्टिकुलर बॉडी बैठ के नहीं बनाती, वो टाइम टू टाइम बनता है. क्या इसका क्या प्रोसीजर होता है? फॉर एग्जांपल मान लो जैसे हमारे लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और उसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा. बट जिन कंट्रीज़ का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें क्या होता है? मान लो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर लॉ की ज़रूरत है, उस लॉ को एक पेपर पर लिख लिया जाता है, ऑफ कोर्स लीगल पेपर पर, और फिर उन पर साइन कर लिए जाते हैं और वो जो लॉ है वो एनफोर्स हो जाता है. उसके बाद किसी और पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई और लॉ चाहिए होता है तो वो अलग से किसी और पेपर पर लिख लिया जाता है. तो इनैक्टेड वन क्या होगा? वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर बनता है. बट जो इवॉल्व्ड वन है वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर नहीं बनता. हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में जितने भी लॉज बनाए जाते हैं उन सब की कलेक्शन है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए वो इवॉल्व्ड वन है. इवॉल्व का मतलब ही वही होता है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा चेंज जो बहुत लंबे टाइम में हुआ हो. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम. जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा. कॉन्स्टिट्यूशन की ही मानी जाएगी. कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज, उसके प्रोविजंस ही सुप्रीम होंगे. ऑल्दो अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर उसका जो है वो सुप्रीम रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता. ऑन द अदर हैंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है क्योंकि लॉ वही बनाती है और वो किसी भी टाइम बहुत ही सिंपल प्रोसीजर का यूज़ करके उन लॉ को चेंज कर सकती है. नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी के लॉज में डिस्टिंक्शन होता है. मतलब कि जैसे हमारी कंट्री में है IPC की जो सेक्शंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हुए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग डॉक्यूमेंट है और जो अदर लॉज हैं वो एक अलग डॉक्यूमेंट है. बट जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ तो उसमें डिस्टिंक्शन क्या होगी? बस जो भी लॉज बनते जाते हैं उन सबको अलग पेपर पर लिखकर एक जगह कलेक्ट करके रख लिया जाता है. नेक्स्ट, जुडिशरी हैज़ वाइड पावर्स. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के पास बहुत सारी पावर होती है. ऐसा किस लिए होता है? जब भी ऐसा कोई केस आता है जुडिशरी में
जिसमें पार्लियामेंट के किसी लॉ को उसे एब्रोगेट करना हो या फिर उसे इलीगल बताना हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ कर सकती है। इस तरह जुडिशरी के पास वाइड पावर आ जाती है। बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेड पावर है, क्योंकि रेफरेंस के लिए जुडिशरी के पास कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन होता है वो रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। रिजिड वो जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल वो जिसे हम चेंज कर सकते हैं। यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते आसानी से। ऑल्दो स्पेशल अमेंडमेंट के थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हैं, बट इतना आसान नहीं होता प्रोसीजर। श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, उसे हम बहुत सिंपल प्रोसीजर का यूज़ करके चेंज कर सकते हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, जो चीज़ लिखी हुई ही नहीं हुई है उसे किसी भी टाइम चेंज कर लो। इसलिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि वो एक सिंपल प्रोसीजर के थ्रू उसके लॉज चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फेडरल और यूनिटरी सिस्टम। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे फेडरल सिस्टम भी निकल सकता है और यूनिटरी सिस्टम भी निकल सकता है। फेडरल सिस्टम क्या होता है? आई टोल्ड यू अर्लियर, इसमें सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। बट यूनिटरी सिस्टम में क्या होगा? सिर्फ सेंटर के पास ही सारी पावर्स होंगी। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से हम फेडरल सिस्टम भी बना सकते हैं उसमें जैसा हम लिख देंगे, और यूनिटरी सिस्टम भी बना सकते हैं। बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से हमेशा यूनिटरी सिस्टम बनेगा। वो किस लिए? क्योंकि जब चीज़ लिखी हुई होगी तो उसमें पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन होगा अच्छे से। बट जब कोई चीज़ लिखी ही नहीं हुई है और उसे बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर से चेंज किया जा सकता है, तो जो बॉडी लॉ बनाएगी वो ऑफकोर्स अपने फेवर में ही लॉ बनाएगी, तो इससे सिर्फ यूनिटरी सिस्टम ही जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देर आर 17 फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड द फर्स्ट वन इज़ लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम कर चुके हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी अर्थ पे। तो इसके रीजंस क्या क्या हैं, लेंथीएस्ट वो क्यों है? सबसे पहला है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 104 अमेंडमेंट्स हैं। अब इतना सारा कुछ लिखेंगे तो बहुत लंबा बन जाएगा ना, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा है। ऑल्सो इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इलेबोरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। और बाकी के इसके रीजंस क्या हैं? डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया जो है बहुत एक डाइवर्स कंट्री है। इसमें सारे सेक्शन के लोगों के लिए सारे लॉज बनाना, उनको सबको इक्वल स्टेटस देना, उसके लिए बहुत सारे लॉज की ज़रूरत थी, तो इसलिए साइज़ जो है बड़ा हो गया। सेकेंड इज़ हिस्टोरिकल फैक्टर। अब हिस्टोरिकल फैक्टर क्या है? ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले कोई एक्ट ही नहीं होता था। हमारे इंडिया में बहुत सारे एक्ट हुए थे। जैसे जैसे हमारा इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से बाहर आता जा रहा था, वैसे वैसे हमारे इंडिया में एक्ट्स आते जा रहे थे, जिसमें से बहुत एक सिग्निफिकेंट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो बहुत सारे एक्ट थे हमारी हिस्ट्री में जिनके कुछ प्रोविजंस जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि वो जो एक्ट थे वो इवॉल्व हुए थे ड्यूरिंग आर इंडिपेंडेंस। जब जब हमारी कंट्री के लोगों ने हार्ड वर्क किया, स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस के लिए, तो उन्होंने जो जो चीज़ें फेस की वो वापस से ना करनी पड़े, उसके लिए टाइम टू टाइम एक्ट्स बनते रहे। तो उन एक्ट में जो चीज़ें लिखी हुई थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करनी बहुत ज़रूरी थी। तो उन हिस्टोरिकल फैक्टर्स की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का साइज़ बहुत बड़ा है। नेक्स्ट इज़ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे पास क्या है, इतनी बड़ी कंट्रीज़ है, इतने सारे स्टेट्स हैं, तो उसके लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ किया गया है। यूएसए जैसी कंट्री में क्या होता है, सेंटर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है और स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है। बट हमारे पास पूरी कंट्री का एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सब के सब स्टेट्स का भी जो मैटर है उनसे रिगार्डिंग जो लॉज हैं वो सब भी हमारे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं। इस वजह से इसकी लेंथ जो है बहुत लंबी है। नेक्स्ट इज़ डोमिनेंस ऑफ लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस। जैसा कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिटिसिज्म में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लॉयर्स और पॉलिटिशियंस का डोमिनेशन था, उस वजह से बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ की गई थी, और उसकी वजह से एक और इफ़ेक्ट आया था कॉन्स्टिट्यूशन पे। वो क्या था कि लॉयर्स और पॉलिटिशियंस ने बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ की, उस वजह से इसकी लेंथ जो है बहुत लंबी हो गई। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं वो छोटी हो जाती है, बट टेक्निकल लैंग्वेज में जब लिखते हैं तो उसमें सारे कीवर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नेंस के सारे एस्पेक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन के सारे एस्पेक्ट लिखे गए हैं, इसलिए ये बहुत लंबा है। अदरवाइज़ बहुत सारी मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ मेन लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं और ऑर्डिनरी लॉज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट है ड्रोन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने पहले पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 60 अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को गो थ्रू किया था।
उसके बाद उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अब जब इतने सारे सोर्सेज से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निकलेगा तो ऑफ कोर्स उसकी लेंथ भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और बट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक यूनिक फीचर भी है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड के जितने भी अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन थे और उनके जितने भी अच्छे पॉइंट्स थे जो हम इंडिया में यूज़ कर सकते थे, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किए गए हैं। रैंसैकिंग क्या होता है? किसी चीज़ को सर्च करना। सो नेक्स्ट इज़ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्ट्रक्चरल पार्ट लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में बाद में। फिलोसफिकल पार्ट लिया गया है अमेरिका एंड आयरलैंड से। आपको बुक में लिखा मिलेगा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो ईरान मतलब समझ लेना, आयरलैंड से लिया हुआ है। नैन पॉलिटिकल पार्ट जो है हमारा लिया गया है ब्रिटेन से। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेरियस सोर्सेज से लिया गया है, अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट फीचर इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड क्या होता है और फ्लेक्सिबल क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब रिजिड क्या होता है? दैट कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल प्रोसीजर, वो सिंपल प्रोसीजर से अमेंड नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबल क्या होता है? सिंपल प्रोसीजर से अमेंड हो सकता है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड किस लिए कहलाता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट ऐसा है जो सिंपल प्रोसीजर से अमेंड नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, TPSP एंड द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इनको अमेंड करने के लिए सिंपल प्रोसीजर नहीं चाहिए, बट स्पेशल प्रोसीजर लगता है, वो हम अमेंडमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। देन फ्लेक्सिबल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट ऐसा है जो हम सिंपल प्रोसीजर से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, कोई नया स्टेट बनाना है तो उसके लिए सिंपल प्रोसीजर है। यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसको चेंज करना है, उसके लिए सिंपल प्रोसीजर है। देन सिटीजनशिप, सिटीजनशिप की एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, उससे रिलेटेड कोई लॉ बनाना है उसके लिए भी बहुत सिंपल प्रोसीजर है। अब एक बार फिर से फंडामेंटल राइट्स पे आते हैं। ऑल दो फंडामेंटल राइट्स जो हैं स्पेशल प्रोसीजर से अमेंड हो सकते हैं, बट वो स्पेशल ग्राउंड्स पे ही अमेंड हो सकते हैं, और फंडामेंटल राइट्स का कुछ पार्ट ही अमेंड किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स पूरे के पूरे एब्रोगेट नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पार्ट बनाते हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता, वो अमेंड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वी हैव फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। हमने पढ़ा था हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल या फेडरलिज्म वर्ड मेंशन नहीं है, बट इसकी जो फॉर्म है वो फेडरल ही है। हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पढ़ा था। वी हैव ऑल दो फेडरल सिस्टम बट इट इज़ यूनिटरी बायस। मतलब क्या है कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, ऑल दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में, बट सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। तो फेडरल सिस्टम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और यूनिटरी क्या होता है? सेंटर हैज़ ऑल पावर्स। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है समवेयर लाइज बिटवीन फेडरलिज्म एंड यूनिटरी। और हमारे पास और भी बहुत सारी कोर्ट्स हैं। फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोल सकते हैं फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ये जो कोर्स है आप लर्न कर लीजिए, ये आपके रिटन एग्जाम में आपको बहुत काम आएंगी। कभी कभी वैसे रेयर चांस होता है पूछ लेते हैं कि ये जो कोर्ट है वो किसने लिखी है, क्योंकि ये कोर्ट्स आपकी लक्ष्मीकांत में मैंशनड है, बट बहुत सारी कोर्ट्स हैं, आप कौन कौन सी लर्न करेंगे, तो इसलिए नेम लर्न करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आप अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स लर्न कर लीजिए। बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी बोल सकते हैं और क्वासी फेडरलिज्म भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट फीचर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट होती है उसकी दो फॉर्म होती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री जिसमें पार्लियामेंट होती है, प्रेसिडेंशियल में क्या होता है हमारे पास, पहले हम पार्लियामेंट्री समझ लेते हैं। जैसे हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारी कंट्री में क्या है, एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन कौन सा होता है? जो लॉ बनाता है। हमारी कंट्री में वो क्या है? पार्लियामेंट। लोकसभा, राज्यसभा वो लॉ बनाते हैं ना। अब एक होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, वो कौन होते हैं? मिनिस्टर्स। हमारे जो मिनिस्टर हो गए, रेलवे मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सब जो मिनिस्टर्स हो गए वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के अंडर आते हैं। तो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा और राज्यसभा से लेते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि बाहर से लेते हैं। हमारी कंट्री में जो COM है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है, वो कहाँ से आता है? पार्लियामेंट के हाउसेस से ही आता है, बाहर से नहीं आता है। तो ये हो गई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है वो कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? लेजिस्लेचर अलग होता है जो लॉ बनाता है, और उसको एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी जो है वो अलग होती है, जिसको प्रेसिडेंट क्या करता है? हेड करता है। वो होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका भी
सेपरेट चैप्टर है जो हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट्री सोवर्निटी क्या होती है? सोवर्निटी एज आई टोल्ड यू अर्लियर एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो अपने डिसीजन खुद से ले सकती है। और जुडिशियल सुप्रीमेसी क्या होती है? इसका मतलब क्या है कि जुडिशरी सुप्रीम होगी, वो किसी के कंट्रोल में या प्रेशर में आकर अपने डिसीजन नहीं लेगी। अब ब्रिटेन में क्या था? पार्लियामेंट सोवरन थी और अमेरिका में जुडिशरी सुप्रीम थी। इंडिया में क्या किया गया? इन दोनों को मिक्स करके रखा गया। पार्लियामेंट की सॉवर्निटी भी मेंटेन की गई और जुडिशरी की सुप्रीमेसी भी मेंटेन की गई। कैसे? पार्लियामेंट कैन अमेंड मेजर पोर्शन। जैसे कि आपको पता है कि जो पार्लियामेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती, बट उसके अलावा जो मेजर पोर्शन बच गया उसे अमेंड कर सकती है। एंड ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है तो जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज़ करके उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि असंवैधानिक जो है साबित कर सकती है। और जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? मतलब जो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो मैटर में गो थ्रो करती है और फिर डिसीजन लेती है, उसको जुडिशियल रिव्यू बोल देते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है? जैसे हमारे इंडिया में पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो हाई कोर्ट हैं उनको स्टेट कोर्ट बोलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो वो गलत है। इंडिया में स्टेट कोर्ट अलग से नहीं है, एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है जिसके अंडर हर लेवल के कोर्ट आते हैं। ऑल्दो जो कोर्ट्स हैं उनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो अलग अलग है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इंडिया के टेरिटरी पे है और जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनकी जुरिस्डिक्शन पर्टिकुलर स्टेट के लिए होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें स्टेट कोर्ट बोलेंगे। ऐसा यूएसए में है, उनका जो नेशनल कोर्ट है वो अलग है और जो स्टेट कोर्ट है वो अलग है। बट हमारे इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और वो सब सेम लॉ एनफोर्स करते हैं। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब क्या होता है कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से अलग है, उनके कंट्रोल में, उनके प्रेशर में आकर अपने डिसीजन नहीं लेती है, ना वो कोई एडवाइस लेती है उनसे। अगर वो एडवाइस देते भी हैं तो वो बाइंड नहीं होती है इसके ऊपर। हमारी जुडिशरी जो है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। एट्थ इज़ फंडामेंटल राइट्स। एज यू नो हमें कुछ बेसिक राइट्स दिए गए हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखे हुए हैं, उन्हें फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही, ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे। और वैसे भी जब आप रिटर्न में मेंस में रिटर्न एग्ज़ाम लिखने जाएंगे तो उसमें आप क्वेश्चंस की जो लिमिट होती है वर्ड लिमिट वो एक्सीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 17 फीचर्स हैं तो सब में आपको 2-2 लाइन ही लिखनी पड़ेंगी। तो आप सिर्फ इतना लिख दीजिए कि ये बेसिक राइट्स हैं, पार्ट 3 में दिए गए हैं और नंबर में 6 हैं। नाम भी लिख सकते हैं आप उनका जो 6 हैं उनका। नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, इनको हम अब्रीविएट करके डीपीएसपी भी बोल देते हैं। ये पार्ट 4 में है हमारे पास। ये क्या है? दे प्रमोट आइडियल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मैंने आपको बताया था, डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, इक्वालिटी होती है। अब वो इक्वालिटी होती है जो इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है और सोशल इक्वालिटी होती है, तो उसको इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी बोल देते हैं। डिटेल में मैं आपको प्रियम्बल में बताऊँगी। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्टिक में हम सोशल वेलफेयर के बारे में बात करेंगे, गांधीयन में जो गांधी जी के कुछ सिद्धांत थे वो हैं, और लिबरल इंटेलेक्चुअल में क्या है हमारे पास, जब हम लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो उसे लिबरल बोल देते हैं। वैसे लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद। एंड नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और सबके सब चीज़ें सिर्फ पार्लियामेंट को ही करनी है। हमारी भी हमारी कंट्री के लिए कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं जिन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बट दोज वर एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अभी जो अमेंडमेंट एक्ट्स हैं आप सेपरेट नोटबुक लिख लीजिए, उसमें सेपरेट नोटबुक में अलग से लगा लीजिए एक नोटबुक, और इसको साथ साथ लर्न करते रहना, साथ साथ रिवाइज करते रहना। बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, लास्ट में अगर लर्न करोगे तो नहीं होंगे, अगर थोड़े थोड़े करके लर्न करोगे तो वो अच्छे से लर्न हो जाएंगे। सो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपके आते जाते हैं चैप्टर वाइज, उनको साथ साथ लर्न कर ले और नेक्स्ट डे रिवाइज कर ले। नेक्स्ट फीचर इज़ अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। मतलब कि हमारा इंडिया किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करता। अगर हमारे इंडिया में किसी
एक रिलीजन के लिए कोई हॉलीडे होती है तो दूसरे रिलीजन के लिए भी होती है। मतलब सब रिलीजन को इक्वालिटी है, किसी एक रिलीजन को प्रायोरिटाइज नहीं किया गया है। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हमने जो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ी थी उसके क्रिटिसिज्म में हमने पढ़ा था कि वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी किस लिए नहीं थी? क्योंकि कुछ ही लोग थे, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल थे जिनको वोटिंग राइट्स मिले हुए थे। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। इसका मतलब कोई भी वो इंसान जो 18 या 18 से ऊपर है वो वोट कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है हु इज़ नॉट लेस देन, आपको भी यही लिखना है हु इज़ नॉट लेस देन। इसका मतलब है जो 18 का या 18 से ऊपर है वो कर सकता है। अगर आप लिखेंगे हु इज़ मोर देन 18 उसका मतलब हो जाएगा जो 18 से ऊपर है। बट 18 वाले भी कर सकते हैं ना, तो या तो आप लिखिए हु इज़ 18 और मोर देन 18, या फिर आप लिखिए हु इज़ नॉट लेस देन 18। एंड पहले क्या थी हमारे पास वोटिंग एज जो थी वो 21 थी, 21 से वो 18 कर दी गई बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। नेक्स्ट फीचर भी है सिंगल सिटीजनशिप। जैसे हमारे पास सिंगल जुडिशियल सिस्टम है और ऐसे ही हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। वी ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया, बट यूएसए में ऐसा नहीं है। वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप मिलती है, वहाँ पे स्टेट की सिटीजनशिप अलग से मिलती है और कंट्री की अलग से मिलती है। बट हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। सिटीजन्स एन्जॉय सेम राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट्स। किसी भी स्टेट्स में वो रहते हैं उन्हें सेम ही राइट्स मिलेंगे सबको। नेक्स्ट इज़ इंडिपेंडेंट बॉडीज़। अब जैसे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। लेजिस्लेटिव क्या जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो उनको एनफोर्स करती है और जुडिशियल न्यायपालिका जो हमें जस्टिस प्रोवाइड करती है। तो वो 3 ऑर्गन्स है। उसके अलावा बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी हैं जिन्हें इंडिपेंडेंट रखा गया है, वो किसी के अंडर काम नहीं करती सो दैट फेयर डिसीजन लिया जा सके। और उसके एग्जाम्पल्स है इलेक्शन कमीशन सो दैट इलेक्शंस फेयर हो सके, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसे किस लिए रखा गया है, रिक्रूट करने के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज में, एंड देन एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन्हें स्टेट में रिक्रूट करने के लिए रखा गया है। नेक्स्ट फीचर इज़ एमरजेंसी प्रोविजंस। हमारी कंट्री में एमरजेंसी प्रोविजंस हैं, उसके लिए 4 आर्टिकल रखे गए हैं। आर्टिकल 352 फॉर नेशनल इमरजेंसी, उसमें 4 ऐड कर दीजिए। 356 स्टेट इमरजेंसी, अपोजिट कर दीजिए 365 वो भी स्टेट इमरजेंसी, एंड देन 356 + 4 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 तरह की इमरजेंसी लगती है हमारे कंट्री में। और जब ये इमरजेंसी लगती है तो सारी पावर जो है सेंटर के हाथ में आ जाती है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक यूनिक फीचर है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है इमरजेंसी के टाइम पे फेडरल से यूनिटरी में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज़ 3 टायर गवर्नमेंट। पहले हमारे पास 2 टायर थे गवर्नमेंट के, सेंटर एंड देन स्टेट। उसके बाद 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंडर 3rd टायर ऐड कर दिया गया जिसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी भी ऐड कर दिए गए। नेक्स्ट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रख दिया गया और वो फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 19 के अंडर, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इस तरह से आपके जो थे 17 पॉइंट्स थे और ये मैंने कुछ जो है आपको ब्रीफ करवाए हैं, बिल्कुल शॉर्ट में करवाए हैं। अगर आपको डिटेल में करने हैं तो आपके आगे चैप्टर वाइज हो जाएंगे। जब आपका जिस टॉपिक का जो चैप्टर होता रहेगा, आपको अगर इन टॉपिक्स में और ऐड करना है उन चैप्टर में से निकाल के ऐड कर लेना। बट जितना मैंने लिखा है उतने पॉइंट जो है वो सफिशिएंट है। अब कल हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिटिसिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन जो है कौन सी कंट्री से कौन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। ओके, थैंक्स।